गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, स्वागत है आपको आज की एक नई कक्षा में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के पढ़ने के क्रम में हम देखेंगे कि किस प्रकार ज्योग्राफी का कुछ पहलू है, कुछ क्या आप लगभग ज्योग्राफी में 75% पहलू देखेंगे। तो इसमें साइंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहूँगा कि उसकी भी आयामों को फुलफिल करते हुए आपको सभी चीज़ों को बताया जाए। तो आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक अच्छे सेगमेंट है, जहां से हर तरह के वनडे एग्ज़ाम में, और ख़ास करके चूँकि जो क्लास मैं ले रहा हूँ वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए ले रहा हूँ, तो उसकी ज़्यादा यूजफुल है जो इस एग्ज़ाम में है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम है जिसको कवर किया जाए, जैसे में CAPF कमांडेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी संदर्भों में भी बात किया जाए। तो आइए आज की कक्षा को, आज की चर्चा को हम लोग इसी अपने रोटेशन के दौरान अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, जब हम लोग ज्योग्राफी की ओर मुड़ते हैं, खास करके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफी हम लोग देखते हैं, तो हमें उसमें सबसे जो बातें नोटिस करनी होती है वो ये करनी होती है कि ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी है क्या। अगर पता चले आपके मन में कि पृथ्वी पर पहाड़े हैं, नदियां हैं, झील है, तालाब है, मरुस्थल है, निम्न भूमियां हैं, तो इन सभी के संदर्भ में आपके दिमाग में एक ऑप्शन आएगा कि पृथ्वी तू कौन है, तू कहाँ से आई है, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इन सभी संदर्भों का जवाब आपको आज की क्लास में मिलने वाला है। साथियों, जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो एक ज्योग्राफर है जिसका नाम है सैलिसबरी महोदय। चूंकि यूरोपियन है, ये सैलिसबरी महोदय ने अपने अनुसार उच्चावाचों को, जितना भी पहाड़ी, हिमालय, मरुस्थल, हिमालय आदि जो शब्द का प्रयोग करते हैं, तालाब, झील, उन सभी के लिए एक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, उच्चावाच। उच्चावाच को सैलिसबरी महोदय ने 3 भागों में बांटा और कुछ इस तरह देखा। पहला भाग महाद्वीप या सागर, दूसरा भाग पर्वत, पठार, मैदान और खाड़ियाँ आदि वगैरह, तीसरी भाग अपक्षय और अपर्दन, और अपक्षय और अपर्दन से जो निर्माण होने वाले घटक होते हैं, जैसे में नदियाँ, भूमिगत जल, पवन, सागरीय तरंगे, इन सभी आयामों को किसने बांटा? सैलिसबरी महोदय ने। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं क्लासिफिकेशन किया हूँ, क्योंकि और वनडे एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ से कम संभावना होती है कि आवे, लेकिन आगे जब इसकी क्लासिफिकेशन होगी, जब हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, मरुभूमियाँ क्या होती है, भूमि क्या होती है, पवन, सागरीय धाराएँ क्या होती है, इन सभी संदर्भ है जो आपके वनडे, एसएससी और अन्य एग्जामों में काम आते हैं। तो ये आयाम को आपने जाना। अब जब ये जान लेते हैं तो एक मन में प्रश्न उठता है कि ये सारे जो दिख रहे हैं, महाद्वीप, सागर, पर्वत, पठार, अपर्दन, नदियाँ, झील, तालाब, ये है कहाँ? तो ये है पृथ्वी पर। अब जब ये है पृथ्वी पर तो आपके मन में एक सवाल और उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि हे पृथ्वी, तू कौन है, तू कहाँ से आई है, तुम्हारा ओरिजिन कैसे हुआ है। तो इन सभी संदर्भों का ख्याल रखते हुए आपको जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा और फिर बताऊंगा। तो आइए आगे जानते हैं हम पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ तथ्य और कुछ फैक्ट। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आपको देखने होते हैं, जैसे में गैसीय सिद्धांत, निहारिका या नेबुला सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत, फिर धूल कण या बादल आदि का सिद्धांत। इन सभी के माध्यम से पृथ्वी के उत्पत्ति के परिकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। चूंकि यह जितने सिद्धांत आपको अभी मैंने बताया, गैसीय सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत, नेबुला सिद्धांत और धूल बादल आदि का सिद्धांत, यह पृथ्वी के उत्पत्ति का उतना सार्वभौमिक व्याख्या नहीं कर पाया। अतः इन सभी को यह एक उच्चतम बिंदु या उच्चतम श्रेणी का डिसीजन नहीं माना गया।
फिर लास्ट में देखिएगा कि एक भूगोलवेत्ता थे, ज्योग्राफर थे, वो बेल्जियम के रहने वाले थे, जिसका नाम था जॉर्ज लेमेट्रे या जॉर्ज लेमेत्रे, दोनों बोलते हैं। कई लोग, कई ज्योग्राफर इसका नाम लिखते हैं जॉर्ज लेमेट्रे और कई ज्योग्राफर इसका नाम लिखते हैं जॉर्ज लेमेत्रे। ये जो बेल्जियम का भूगोलवेत्ता था, इनके अनुसार इन्होंने एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत का नाम है द बिग बैंग सिद्धांत, या इसी को हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो याद रखिए, किसने, जॉर्ज लेमेट्रे ने, जो बेल्जियम का भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया, यानी द बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत दिया। और इनके अनुसार क्या व्यवस्थाएं थी, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। जॉर्ज लेमेत्रे महाविस्फोटक सिद्धांत दिया, द बिग बैंग थ्योरी दिया। इनके अनुसार ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हम लोग पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो इनके अनुसार ब्रह्मांड में कुछ एकल बिंदु था। क्या था? एकल बिंदु था। चूंकि एकल है तो हम इसे, एकल को क्या बोलते हैं? सिंगुलर, इसलिए हम इसे सिंगुलरिटी नाम देते हैं और हिंदी इसका ट्रांसलेट है विलक्षणता की बिंदु। अब जानिए कि लगभग 1920 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था, वह वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने दूरबीन के माध्यम से आकाश गंगाओं को देखने का प्रयास किया। जब उन्होंने आकाश गंगा को देखने का प्रयास किया तो उसका कुछ दृश्य इस प्रकार नजर आया कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितने भी समस्त पदार्थ हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। फिर इसी का व्याख्या करते हुए टॉपलर जैसे ज्योग्राफर ने, थॉमस जैसे ज्योग्राफर ने, हरमन जैसे ज्योग्राफर ने पूर्ण व्याख्या किया। लेकिन चूंकि इन सभी का व्याख्या का सरगार्भिकता इतना उत्तम नहीं हो पाई जो विश्व पटल पर सही तरह से रखा जाता हो, तो लास्ट में जॉर्ज लेमेत्रे ने कौन सिद्धांत दिया? बिग बैंग सिद्धांत दिया। इनके अनुसार ब्रह्मांड में यह एक एकल बिंदु था और यह जो एकल बिंदु था उसे ही सिंगुलरिटी कहते थे। और यह एकल बिंदु उच्च तापमान, उच्च घनत्व और उच्च गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण फोर्स से क्या था? समाहित था। और आज के जितने भी दृश्य और अदृश्य समस्त पदार्थ हैं, समस्त कण हैं, वो इसमें क्या थे? समाहित थे। मैंने सिर्फ छोटा लिखा है लेकिन इसकी आकार बहुत बड़ी थी। ना ही इसमें कोई किरणें आती थी और ना ही जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उच्च तापमान, उच्च घनत्व और उच्च गुरुत्वाकर्षण बल को यह बनाकर नहीं रख पाया। यानी एक समय जो क्रांति था, ये जो ताप था, वो क्रांति तक पहुंची। क्रांति मीन्स कहाँ? ताप जो था पिक पर हो गया। अब जब ताप पिक पर हो गया तो इसमें प्रचंड विस्फोट हुआ। और जब प्रचंड विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के कुछ ही कणों में, विस्फोट होने के कुछ ही सेकेंडों में इसमें जितना भी समाहित पदार्थ था वो दूर दूर तक फैलने लगा। और फैलते फैलते धीरे धीरे अन्य प्रकार के पार्टिकल्स पृथ्वी पर आते गए। क्या होते गए? आते गए। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, जब इस प्रकार की घटना घटी तब क्या हुआ कि आगे चल के देखिएगा कि ब्रह्मांड में, आगे चल के ब्रह्मांड में क्या हुआ कि कुछ तापमान के घटाक्रम भी। अब जब ये विस्फोट हुआ था तो विस्फोट होने के क्रम में सभी जितना भी पार्टिकल्स थे, सभी जितना भी पार्टिकल मीन्स कण थे, एक दूसरे के दूर गए। तो आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु को एक दूसरे से दूर करें, मान लिया जाए ये दोनों रॉड है या दो मतलब एक गर्म पदार्थ है, एक ठंडी पदार्थ है। अब जब हम ये ठंडी पदार्थ को ये गर्म पदार्थ के क्लोज कर रहे हैं तब कुछ तापमान इसमें भी बढ़ेगी, आएगी। लेकिन जैसे जैसे ये गर्म पदार्थ से ये ठंडी पदार्थ को, चूंकि कुछ तापमान थी, इसको जैसे जैसे दूर करेंगे इसमें जो तापमान की गति है और कमेगी। तो यही हुआ
कि लगभग 3,70,000 वर्ष पूर्व के उपरांत प्रचंड विस्फोटक के कारण जो समस्त पदार्थ बिखरे, तो उस बिखरे हुए अन्य प्रकार के पदार्थों से लगभग 3,70,000 वर्ष के उपरांत जब समस्त पदार्थ बिखरे तो तापमान में कमी आई, और तापमान को घटते क्रम में पृथ्वी पर कुछ फंडामेंटल कण की उत्पत्ति हुई, और वह कण के रूप में था मेसान, बोसान और न्यूट्रिनो। और यह मेसान, बोसान और न्यूट्रिनो आपसी ताप से संलयित होकर पृथ्वी पर एक अलग प्रकार के एलिमेंट्स, तत्व का जन्म दिया, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर अपने ताप से अधिक ज़्यादा संलयित होकर, मीन्स जुड़कर आपस में एक अलग प्रकार के पृथ्वी पर पहला परमाणु का जन्म दिया, जिसका नाम था हाइड्रोजन। और कई तरह के हाइड्रोजन आपस में मिलकर संलयित होकर हीलियम जैसे परमाणु का जन्म दिया। चूँकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, और यह ड्यूट्रियम और ट्रिटियम मिलकर क्या किया, ऊर्जा मुक्त किया। और आगे चल के देखिएगा कि इसी वाले हीलियम में क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग था, जिसके माध्यम से इसमें अनेक प्रकार के किरणें जुड़े, और वह किरणें था एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और इसी के किरणें के संदर्भ में समाहित किरण था, जिसे दृश्य किरण कहते थे, उसी को विजुअल रेज कहते थे, जिसके कारण से ब्रह्मांड में क्या हुआ, चमचमाता हुआ चमकीला से ब्रह्मांड जगमगा गया। और फिर अन्य प्रकार के कई तरह के तारा मिलकर आकाश गंगाओं का निर्माण किया, यानी गैलेक्सी का निर्माण किया। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आगे देखते हैं, अब आगे की कुछ घटनाएं कैसे घटती है वो आगे चलिए। ये प्रोसेस आपको बता दिया कि किस तरह से बिग बैंग थ्योरी घटा, पृथ्वी पर किस तरह के सभी घटनाएं घटी। अब चलते हैं कुछ पृथ्वी, चूंकि जब इस तरह के पदार्थें बना तो अभी भी पृथ्वी के अंदर अंतरतम भागों में कुछ प्रोसेस क्रियाएं चल रही थी। पृथ्वी के अंदर में कुछ प्रोसेस क्रियाएं चल रही थी, उन सभी चीज़ों को आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए उस सभी आयामों को, उन सभी बिंदुओं को देखते हैं। आप यदि समझे तो आपको यह समझ में आएगा कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी का निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई। और जब पृथ्वी का बिग बैंग सिद्धांत के दौरान जब विस्फोट को, प्रचंड को प्राप्त की थी पृथ्वी, तब पृथ्वी के अंतरतम भाग गर्म ही रहा और पृथ्वी के ऊपरी भाग धीरे धीरे ठोस हो गए। और पृथ्वी के अंतरतम भागों में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो कुछ क्रियाएं चल रही थी, जैसे में शीतलीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द कूलिंग, मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ द मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन, और गैसी विमुक्तीकरण, यानी प्रोसेस ऑफ द गैसेस, और फिर घनीभूति की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन। इन सभी तरह के प्रक्रिया चल रहा था। इन सभी तरह के प्रक्रिया को मैं एक कहानी से बताना चाहता हूँ कि फिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इनर कोर, आउटर कोर आदि कैसे बनी। आप मस्तिष्क रूप से चलिए, आप अपने घर को चले गए। अब आप किचन में जाएं, किचन में दूध उबाले, दूध को आप ठंडा करने के लिए रख दें, ग्लास में दूध को ठंडा करने के लिए रख दिए। अब इससे एक अलग कहानी की ओर ले चलता हूँ। कभी आपने बड़े बुजुर्गों के साथ भोजन किया है? आप भोजन किए होंगे। जब भोजन कर लेते हैं तो भोजन के लास्ट में, अंत में दूध पीते हैं। तो दादाजी या बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा भोजन कर लिया, अब दूध क्या कर लो, पी लो। दूध मैंने क्या किया, पी लिया। अब जब दूध हम पी लेते हैं तो दादाजी कहता है कि बेटा जिस गिलास में दूध पिए हो उस गिलास में क्या करो, पानी डालो और इस तरह से क्या करो, पी जाओ। चूंकि उस दादे को पता नहीं था
वो सीधे कहते हैं कि बेटा इसमें कोरस लगे होते हैं, यदि छोड़ोगे तो पाप लगेगा। लेकिन इसके बारे में आप यहाँ समझिएगा कि कैसे, इसका क्या रीजन था। अब जो ये दूध था, ये दूध में कंप्लीट फूड था। कंप्लीट फूड जैसे में लैक्टोज के रूप में बसा था, फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, यानी सभी चीज़ था, तो हम इसे कहेंगे कंप्लीट फूड था। जब आप वो दादा आपको बोले कि बेटा इसे घोल के पी जाओ, तो आप कहें क्या दादाजी इतना कंजूस, वही लकीर के फकीर रह गए, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस एज इट इज़, हमसे ये तो होगा ही नहीं। आप इस तरह से ना जाने आज के युवाओं क्या बोल देते हैं उन बुजुर्गों को। तो चूंकि ये दादाजी को पता नहीं था, तो वो सीधा सीधा बता दिए कि बेटा इसमें कोरस होती है, यदि आप नहीं पीते हो तो पाप लगेगा। लेकिन जब आप दूध को गर्म करके ठंडा करने के लिए रखे थे, तो ये बाहर से तो दिख नहीं रही थी, लेकिन इस दूध में कुछ चल रहा था। चल क्या रहा था उस चीज़ को समझिए। दूध में जितना भी हैवी एलिमेंट्स थे वो तली की ओर आ रहे थे, यानी सरफेस की ओर आ रहे थे। ये इनर की ओर मीन्स तली की ओर आ रहे थे, बॉटम की ओर आ रहे थे। और जितना भी हाइटर एलिमेंट्स थे, लाइटर एलिमेंट्स थे, वो क्या हो रहे थे, सरफेस की ओर जा रहे थे। किसकी ओर जा रहे थे? सरफेस की ओर जा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब भारी तत्व और हल्की तत्व को एक दूसरे से अलग होना, वो कहलाता है मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन। इस चीज को आप समझे होंगे, क्या किए होंगे? समझे होंगे। तो मैं इसे पुनः रिवाइज कराता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो अच्छा सी। अभी आपको दूध वाला कहानी मैं याद करवा के क्लास को ऑफ करूँगा, क्योंकि क्या सो मत यार क्लास। तो ये चीज़ को मैं पुनः बताता हूँ, ठीक। ये प्रक्रियाएं हैं जो आपको समझ में आ रही होगी। यानी ऑल ओवर मैं प्रक्रिया में क्या बता रहा हूँ कि जब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मैं बता क्या रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं, उस चीज़ को समझिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो जब पृथ्वी बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से प्रचंड विस्फोट को प्राप्त की थी, तो उसके अंतरतम भाग तो गर्म ही रहे, लेकिन बाहरी भाग ठोस हो गए थे। तो पृथ्वी के अंतरतम भागों में क्या हुआ था कि कुछ ऐसे क्रियाएं थी जो काम कर रही थी, जैसे में शीतलीकरण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ द कूलिंग, मैग्नेटिक पृथक्कीकरण की प्रक्रिया यानी मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस ऑफ द मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन, गैस विमुक्तीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द गैसी, और फोर्थ था घनीभूतीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन। इस तरह की क्रिया चल रहा था किसमें? पृथ्वी के अंतरतम भागों में। आप एग्जाम्पल से समझिए, आप कभी कभी बड़े बुजुर्गों के साथ भोजन किए होंगे, भोजन करने के बाद दूध पिए होंगे। जब दूध आप पीते हैं तो दूध पीने के बाद दादाजी कहते हैं कि बेटा दूध पी लिया, अब दूध में पानी डालो और इस तरह से हिलाओ और घोर के पी जाओ। अब आज के युवा लोग बोलते हैं क्या दादाजी 2 बूंद दूध क्या रह गए, आप पानी डाल के पी रहे हो, आप वही लकीर के फकीर रह गए, व्हाट इज नॉनसेंस यार, ये हमसे नहीं होगा। ये आज के युवा कहते हैं। चूंकि वह दादाजी को ये बात पता नहीं है, दादाजी सीधा कहते हैं कि बेटा इसमें कोरस होती है, यदि आप नहीं पीते हो तो पाप लगेगा। लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि दादाजी वो क्यों कहते थे कि दूध पी जाओ। चूँकि जब ये दूध को आप गर्म करके ठंडे होने के लिए रखे थे, तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं थी जो चल रही थी, हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। प्रक्रिया क्या चल रही थी कि ये दूध से जो भारी तत्व थे वो तली की ओर जम रहे थे, और जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो सरफेस की ओर जा रहे थे।
और जो हैवी तत्व थे वो तली की ओर, बॉटम की ओर जा रहे थे। सेम उसी प्रकार कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो जितना भी भारी तत्व था, जितना भी क्या था, भारी तत्व था, जैसे में निकेल और फेरस, ये बॉटम की ओर आ रहा था, और जितना भी हल्के तत्व था जैसे में सिलिका और क्या, सोडियम और मैग्नीशियम, ऑक्सीजन आदि आदि, ये सारे जो तत्व थे, हैवी एलिमेंट्स थे, वो बॉटम की ओर जा रहे थे, और जितना भी हाइटर एलिमेंट्स तत्व थे वो सरफेस की ओर उड़ रहे थे। चूंकि इस तरह के प्रक्रिया में शुरुआती दौर में जब पृथ्वी की संरचनाएं हो रही थी तो शुरुआती दौर में क्या था कि अंतरिक्ष नाम का कोई चीज किसी तरह का एटमॉस्फेयर तो था नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ उड़ रहे थे, अंतरिक्ष में ही उड़ रहे थे। तो भारी तत्व को हल्की तत्व से अलग होना ही क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं। दूसरा है क्या, विमुक्तिकरण की प्रक्रिया। इन सब आयामों को हम चाहते हैं कि अगले वाले क्लास में बताया जाए। तो आज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।